बिहार की भागलपुर विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। आपके द्वारा दिए गए शुरुआती आंकड़ों 21वें राउंड के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा 1599 वोटों से आगे थे और बीजेपी के रोहित पांडे पीछे चल रहे थे। हालांकि नवीनतम उपलब्ध रुझानों 24वें राउंड के अनुसार स्थिति फिर बदल गई है और बीजेपी के रोहित पांडे 2467 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के अजीत शर्मा पीछे हो गए हैं। दोनों उम्मीदवारों के बीच कभी बढ़त और कभी पिछड़ने का सिलसिला जारी है, जिससे ये सीट काफी रोमांचक बनी हुई है। इस सीट का अंतिम परिणाम जल्द ही घोषित होने की संभावना है। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और बीजेपी के सतीश कुमार के बीच बेहद कांटे की टक्कर देखने को मिली। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे, लेकिन मतगणना के आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने शानदार वापसी की। 20वें राउंड के बाद तेजस्वी ने 3500 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली, जो बाद में 24वें-25वें राउंड तक बढ़कर 10,000 से 13,903 वोटों तक हो गई। इस बढ़त ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की इस पारंपरिक सीट पर जीत का रास्ता साफ कर दिया है। यह सीट लालू परिवार का गढ़ मानी जाती है और तेजस्वी यादव ने इसे बरकरार रखते हुए तीसरी बार जीतने की ओर कदम बढ़ाया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का महत्वाकांक्षी फैसला लिया है। इसका मुख्य लक्ष्य उत्तराखंड को चिकित्सा शिक्षा का केंद्र बनाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। वर्तमान में राज्य में 5 सरकारी और 4 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें MBBS और PG की सीटें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही राज्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह कदम राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट के फैसले से 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। यूपी के बुजुर्गों को अब पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब फैमिली आईडी पर उपलब्ध विवरण से समाज कल्याण विभाग खुद ही पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगा और जिस माह वे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उसी माह से उनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगा। इसके लिए योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र वृद्धजनों का स्वतः चिन्हीकरण करने की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर शाहीन को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA से निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई डॉक्टर शाहीन के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के बाद की गई है, जिनका संबंध हालिया दिल्ली ब्लास्ट से है। डॉक्टर शाहीन ने 2012 में अपने पति के साथ IMA की सदस्यता ली थी। बताया गया है कि वो IMA के सामूहिक कार्यक्रमों में कम ही शामिल होती थीं। IMA ने मुख्यालय को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिसके बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया। बिहार की घोसी विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को हुए चुनाव की मतगणना आज जारी है। शुरुआती रुझानों के अनुसार JDU के ऋतुराज कुमार और CPI MLL के रामबली सिंह यादव के बीच नजदीकी मुकाबला चल रहा है। आपके द्वारा साझा किए गए 19वें राउंड के आंकड़ों के अनुसार JDU उम्मीदवार 3471 वोटों से आगे थे, जबकि चुनाव आयोग के नवीनतम डेटा 12वें-16वें राउंड तक में CPI MLL के रामबली सिंह यादव 2459 से 3471 वोटों से आगे चल रहे थे। 2020 के पिछले चुनाव में CPI MLL के रामबली सिंह यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि वोटों की गिनती पूरी होने पर CPI MLL अपनी जीत दोहरा पाती है या नहीं। कानपुर के महाराजपुर स्थित ओम ज्वेलर्स से हुई 33 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर पकड़ा, उसके पैर में गोली लगी। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल खरीदने वाले एक सर्राफ को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पीड़ित व्यापारी इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, क्योंकि 33 लाख की चोरी में से केवल 33,000 रुपए के जेवर ही बरामद हुए हैं। व्यापारी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले को DGP तक ले जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। योगी कैबिनेट ने गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस फैसले से किसानों को अब बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा, जिससे उनके भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। अगैती गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी। भारतीय महिला क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम की सदस्य
दीप्ति शर्मा का लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें जीत की बधाई दी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी दीप्ति शर्मा का स्वागत किया। मुलाकात के दौरान दीप्ति शर्मा के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने खेल और खिलाड़ियों के हित में मुख्यमंत्री के प्रयासों की जमकर सराहना की। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। योगी सरकार ने 40,521 किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत वर्ष 2024-25 में बाकी रह गए सोलर पंप की स्थापना के लक्ष्य को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। यह फैसला किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करेगा, जिससे उनकी निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर कम होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 243 सीटों पर मतगणना जारी है, जिसमें पहले चरण की 121 सीटों के परिणाम पर सबकी नजर है। रुझान। शुरुआती मतगणना के रुझानों में सत्ताधारी गठबंधन एनडीए, बीजेपी, जेडीयू आदि को मुख्य विपक्षी महागठबंधन आरजेडी, आईएनसी आदि पर बढ़त मिलती दिख रही है। प्रमुख विजेता आगे। कुछ प्रमुख सीटों पर जेडीयू के अनंत सिंह मोकामा से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से और बीजेपी के राणा रणधीर मधुबन से आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं। बड़ी पार्टियां। शाम 4:57 तक बीजेपी 10, जेडीयू 6 और आरजेडी 3 सीटें जीत चुकी थीं, जबकि कई अन्य सीटों पर रुझान जारी हैं। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता भी मैदान में हैं, जिनके अंतिम नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत प्राप्त करने वाले गठबंधन एनडीए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेडीयू की सफलता का मुख्य कारण नीतीश कुमार की साफ छवि और राज्य में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों को माना जा रहा है। जेडीयू ने कई सीटों पर जीत हासिल की है और गठबंधन को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया है। इन परिणामों ने राज्य की राजनीति में नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ को एक बार फिर साबित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए जीरो पॉवर्टी परिवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार ने 21,591 अति गरीब परिवारों की सूची तैयार की है। इन परिवारों को 8 विभागों की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दूसरे चरण में महिला सहायता, बाल सेवा, कन्या सुमंगला योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि चिन्हित परिवारों को इन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रखा जाए। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 2.26 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का मुख्य उद्देश्य जिले के औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करना है। बेहतर और मजबूत सड़कों के बनने से माल परिवहन, गुड्स ट्रांसपोर्ट सुगम हो जाएगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। बेहतर कनेक्टिविटी सीधे तौर पर नए निवेश को आकर्षित करेगी और जिले में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। यह निर्माण कार्य जिले के आर्थिक विकास और औद्योगिक समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश के ओराई, जालौन में एक 27 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर न्याय में अत्यधिक देरी से परेशान होकर कोर्ट परिसर के भीतर अपनी नस काट ली। महिला को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसने एक अधिवक्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, हालांकि आरोपों की प्रकृति स्पष्ट नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ये अपराध डिजिटल अर्थव्यवस्था और जनता के विश्वास पर हमला है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में केवल आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि अपराधी पैसा लौटाकर सजा से बचने लगे तो ये कानून को गणितीय लाभ हानि में बदल देगा, जिससे अपराधी बेखौफ हो जाएंगे। इसी आधार पर कोर्ट ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरल में अवैध अंग प्रत्यारोपण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी गिरोह के मुख्य आरोपी मधु जयकुमार को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने मधु के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था और उसे ईरान से लौटते ही दबोचा गया। आरोप है कि मधु आर्थिक रूप से परेशान भारतीयों को अंगदान के झूठे बहाने से ईरान भेजता था और वहां के अस्पतालों में उनके अवैध अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था करता था। ये गिरफ्तारी इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।